देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में स्वाइन फ्लू H1N1 का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक की अगर बात की जाती है तो 1777 मामले सामने आ चुके हैं। प्रत्येक दिन 141 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आला अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक के अंदर में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए और आसपास के जो राज्य हैं उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। लगातार बढ़ता हुआ यह आंकड़ा अपने आप में कई तरह के बड़े संकेत दे रहा है। वहीं अगर ICMR की बात की जाती है तब इन आंकड़ों पर साफ तौर पे ICMR ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इनके लक्षणों की बात होती है तो पहले धीरा बुखार आता है। धीरे से बुखार आने के बाद बुखार अपने आप में तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। खांसी, नज़ला, जुकाम और बुजुर्गों को खासतौर से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम तरह के अस्पतालों के अंदर में जो राजकीय हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए हैं। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। हमने इस पूरे मामले पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर में यहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बातचीत करने से इनकार कर दिया। बढ़ता हुआ ये आंकड़ा अपने आप में कई तरह के बड़े संकेत दे रहा है। देश की राजधानी के अंदर में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो लगभग 1777 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा और लोगों की बिगड़ती हुई तबीयत अपने आप में कई तरह के सवाल लगातार खड़े भी कर रही है और कई तरह के बड़े संकेत भी दे रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पर कैसे लगाम लगती है और जो लोग बीमार हैं वो कब तक स्वस्थ होते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सैयद वसली, दिल्ली। नागपुर के गोधनी इलाके में सोमवार तड़के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रखे करीब 900 किलो के क्लोरीन सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। कुछ ही देर में गैस आसपास की रिहायशी बस्ती तक फैल गई, जिसके बाद लोगों को खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शुरुआती जानकारी में 40 से ज्यादा लोगों के अस्पताल पहुंचने की बात कही गई थी, जबकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 52 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची NDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इलाके को खाली कराया और सिलेंडर को पानी और कास्टिक सोडा वाले टैंक में डालकर गैस को न्यूट्रलाइज किया। अब गैस का स्तर घट रहा है, लेकिन सिलेंडर को खुले में रखने को लेकर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण का जल शुद्धिकरण केंद्र है, वो केंद्र पे रात को 12:45 बजे के दरमियान क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे DCP अन्नपूर्णा सिंह मैडम, DCP मिरकिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा कि उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में NDRF, OCW और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज ख़त्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई ज़रूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहे ITO के सामने एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 विधायक दिल्ली के अनिल और कर्नाटक के विधायक अभय की जान बाल बाल बच गई। दरअसल एक तरफ से एक स्विफ्ट कार आ रही थी जो अनियंत्रित हो गई। पुराने पुलिस हेडक्वार्टर और PWD की बिल्डिंग के सामने जब गाड़ी अनियंत्रित हुई तो लोहे की रेलिंग से टकराई, डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंची और वहां मौजूद एक इनोवा गाड़ी से सीधी बढ़ गई। इनोवा और स्विफ्ट की टक्कर में जहां इनोवा में बैठे हुए 2 विधायक घायल हुए, वहीं आशुतोष की पत्नी और 2 बच्चे जो स्विफ्ट गाड़ी में सवार थे वो भी घायल हुए। कुल मिलाकर के इस सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों गाड़ियों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे राहत वाली बात यह है कि दोनों विधायक और दिल्ली का पूरा परिवार, आशुतोष का परिवार में किसी की जान नहीं गई है।
कैमरा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आईआईटी में एडमिशन लेना किसी का भी सपना होता है। बेस्ट ऑफ इंडिया इसी संस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली के अंदर क्या सब कुछ सही नहीं हो रहा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बीते 5 सालों में 8 स्टूडेंट ने सुसाइड की है। 2 आत्महत्याएं तो मार्च के महीने में और 22 अगस्त को इसी साल 2026 में हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी फॉर्मूले को तरीके से आईआईटी में एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली के जो प्रेशर है वो प्रेशर स्टूडेंट झेल नहीं पा रहे। इसके अलावा और क्या क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये भी कहा जा रहा है कि आईआईटी के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, एडमिक्स का, कोर्स करिकुलम का, पीयर ग्रुप का, प्लेसमेंट का, यहाँ तक कि एजुकेशन लोन का भी। पेरेंट्स से दूरी भी एक वजह हो सकती है, और रिलेशनशिप और सोशल मीडिया जैसे असर भी। लेकिन असर कुछ भी हो, आईआईटी के अंदर से जो आत्महत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो सवाल उठाता है आईआईटी के एकेडमिक्स से लेकर के स्टूडेंट्स और अभिभावकों से लेकर के, और सबसे ज़्यादा कि क्यों भारत का बेस्ट ब्रेन आईआईटी का सपना पूरा होने के बावजूद, आईआईटी में पढ़ने के बावजूद आत्महत्या जैसे विकल्प को अपनाने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, आईआईटी दिल्ली। कश्मीर में पिछले 1 महीने में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको आतंकियों की तरफ से 2 थ्रेट लेटर मिल चुके हैं, और जो नया थ्रेट लेटर है वो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की तरफ से आया है, जिसमें एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकाया गया है। और इस बार जो लेटर आया है उस लेटर में कश्मीरी पंडितों के बाकायदा आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं, और उनको धमकी जो है वो भी दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल है ये लश्कर ए तोयबा का ही एक आउटफिट है, और उसने ये एक तरह से लेटर जारी किया है। और पिछले 1 महीने में ये दूसरा लेटर है। इससे पहले जो लेटर आया था उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उसने कश्मीर में जो एम्प्लॉयज थे उनको छुट्टी पे जो है वो भेज दिया था, क्योंकि 15 अगस्त का मौका भी था। लेकिन इस बार जो लेटर आया है उसके बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडित जो है वो काफी कंसर्न है। उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, आदाब। मेरा नाम रस्किन भट्ट है सर। आप मुझे बताइए क्या इस समय क्या सिचुएशन है कश्मीर में, और क्या बोल रहे हैं कश्मीरी पंडित जो जिस तरह से लेटर आया है? देखिए, सिचुएशन तो अब आप देख लीजिए कि अगर लेटर आया है उनको तो ऑब्वियसली सिचुएशन वुड बी क्रिटिकल। लेकिन ऑन द सेम साइड अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि ये लेटर्स आज की तो नहीं आई, ये आज के लेटर्स नहीं है। ये लेटर्स 86 को भी आया था, ये लेटर्स 90s में भी आया था, और ये आते रहे लेटर। सर आप मुझे बताइए, लेकिन जो थ्रेट लेटर आया है आपको लगता है कि पहले पिछले महीने भी आया था तो चलो छुट्टी पे भेज दिया गया था, अब जो लेटर आया उससे कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर यहाँ पे आ रहा है सामने कश्मीरी पंडितों में? भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं ये जो लेटर आया है इसको कंडेम करता हूँ। ये हमें कश्मीरी पंडितों को 37 साल तक आज तक ये ऐसे लेटर बहुत बार भेजते रहे। भारत हमारी माता है, हम इसके ट्रू सिटीजन्स हैं, तो हमें डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। उनको बोलिए कि भाई अपने आप को देख लो, आपके सारे एजेंडा खत्म हो गए, लास्ट वाला एजेंडा है ये भी खत्म हो जाएगा। शाहनवाज खान, जम्मू। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद अब राजधानी पटना में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से पटना के गांधी बाग में हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो कई विभागों में अनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक अनोखे अंदाज में जो लाइब्रेरियन है वो चना बेचते आपको नजर आएंगे। हम उनसे बात करते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है, चना क्यों बेच रहे हैं? सर, हम छात्र लाइब्रेरियन छात्र हैं, मजबूर हैं। 18 वर्षों से हमारी बहाली नहीं आई है। 18 वर्षों से 2008 में बिहार सरकार ने पुस्तकालय अधिनियम लागू किया था, लेकिन आज तक बिहार में एक भी पद पर बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गई है। 2026 चल रहा है सर। 2008 18 वर्षों में जब बच्चा जन्म लेता है तो मत देने का अधिकारी हो जाता है, और हम लोग के लिए वादा वादा तारीख 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 ही है। मजबूरी में चना बेचना पड़ रहा है।
मजबूरी में बेच रहे हैं। क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन के पदों पर रिक्तियां के साथ, सिलेबस के साथ, रोस्टर के साथ जल्द से जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्रों का प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हैं कि पटना के गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में कई गुटों के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से टीआरई 4 का मामला हो, कृषि समन्वय का मामला हो, दरोगा का मामला हो, इन तमाम इश्यूज को लेकर के ये लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर छात्र न्याय सत्याग्रह कर रहे हैं। एक गुट यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा गुट जो है वो आगे बैठा हुआ है, जो बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी के अंदर जो हिंदी के परीक्षार्थियों के साथ जो भेदभाव हुआ था उसके खिलाफ अलग आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पिछले लगभग 20 दिनों से पटना का जो गर्दनीबाग का जो एरिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मुंबई में काम करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों की मराठी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। जगह जगह पर आरटीओ की जांच हो रही है। ऑटो रिक्शा चालकों को रुकाकर उनकी मराठी की जांच की जा रही है और ऐसे में ये जो ऑटो चालक हैं इन्हें अब ये परीक्षा कम और अग्नि परीक्षा ज़्यादा लग रही है। यही कारण है कि जो तमाम ऑटो चालक हैं जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं वो अब अपना काम बंद करके कहीं बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं इस कारण से कि कहीं आरटीओ इनकी जांच करके इन्हें जो है वो नोटिस ना दे दे और इनका लाइसेंस जो है वो भविष्य में रद्द ना हो जाए। लेकिन जो कहा गया था आप लोगों को है ना कि मामूली मराठी सीख लीजिए आप लोगों का काम चल जाएगा, तो क्या मराठी मामूली जो बेसिक मराठी था उससे काम चल रहा है या आरटीओ वाले आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा बात है कि हम लोग जितना हम लोगों को बताया गया है उर्जी चलो, डाबी कड़े चलो, सरल चलो, ये तो समझ में आता है, मगर जब घरेलू बात अपना जो अंदर वाली बात वो लोग बोलेंगे तो उतना तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। अब तो हम लोगों को बोलने का उम्र नहीं रह गई है। अब तो वो दबाव आया है कि बाप महतारी को देखना है, लड़के को पढ़ाना है, अपना खर्चा चलाना है, अपने बीवी को देखना है, ये सब जिम्मेदारी आ गई है तो उतना तो सीख नहीं पाएंगे। हमारे गाड़ी पे 15,000 फाइन हो गया, चलते गाड़ी में मार देते हैं 2,000 3,000, मनमाना उनका आचरण हो गया, कुछ भी कर देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर यूपी वाले जो हैं वो महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। क्या वाकई में आप लोग जो हैं वो जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, वो छोड़ने को मजबूर हैं? मजबूरी ऐसे हो रही है, सब मजबूर हो रहे हैं ना, मजबूरी हो रही है ना। अभी जो भगा रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा। अभी समझ लो इनका 70 साल उम्र हो गया, अभी ये पढ़ने जाएंगे कि अपना दो रोटी कमाएंगे, बाल बच्चे का पूछते हैं इनको तो ये चलाते गाड़ी, अपना आराम से घर पे नहीं बैठे रहते। अभी मजबूरी है, इनको चलाना पड़ रहा है। ये तमाम ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद जो इनका शर्ट है, ये तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक हैं और सवेरे से ये यहाँ पर खड़े तो हैं पर ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरटीओ की तरफ से मराठी भाषा की परीक्षा ली जा रही है, जगह जगह पर जांच शुरू है, उसके बाद इनमें कहीं ना कहीं घबराहट है कि कहीं अगर ये निकलते हैं तो इनके खिलाफ जो है कोई एक्शन ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। बाजारों में मिलने वाली कॉटन कैंडी या जिसे कहते हैं शुगर कैंडी जानलेवा हो सकती है या फिर आपके बच्चे की तबीयत को खराब कर सकती है। गाजियाबाद में इस समय मौजूद हैं और बाजारों में अक्सर आपको इस तरह के जो बुढ़िया के बाल जिसे कहा जाता है वो मिलते हैं। ये हम एक बाजार में अंदर मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है शुगर कैंडी। महाराष्ट्र में इस तरह के शुगर कैंडी को बैन कर दिया गया है और इसके पीछे का कारण बताया गया है कि ये जो शुगर कैंडी हैं ये दरअसल काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक है। ये शुगर कैंडीज जो हैं ये महाराष्ट्र में इसको बैन कर दिया गया है इस वजह से कि ये बच्चों के लिए अनहाइजीनिक हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। महाराष्ट्र में बैन इसलिए किया गया है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो इसको खाते हैं और उससे उनको हर तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनको कैंसर हो, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं और ये स्टडीज़ में है कि जो इसमें रंग होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है।
कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर पैदा करता है। आखिरी बार क्या आप कहना चाहेंगे पेरेंट्स? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों को कैंडीज खिलानी है, उनका मन है, तो ये वाइट लीजिए, ये क्योंकि ये चीनी से बनती है। चीनी भी वैसे तो बच्चों को हम देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो जिद करते हैं तो इसकी छोटी बॉल जो बिल्कुल एकदम वाइट हो, वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। यही अगर शुगर कैंडीज की बात करें, मॉल के अंदर बड़ी संख्या में बेची जाती हैं। मॉल के अंदर तो आपको बहुत महंगी शुगर कैंडीज मिलती हैं और उसको अलग अलग तरीके से बेचा जाता है। उसमें सिर्फ पीले कलर नहीं बल्कि अलग अलग कलर्स मिलाए जाते हैं और वही कलर जो हैं वो केमिकल वाले कलर्स होते हैं। कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी सचेंडी थाना क्षेत्र के भैला मऊ स्थित एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के बाहर से की गई। दरअसल यह गिरोह विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी तौर पर अभ्यर्थी का बनवाता था और इसके बाद लेखक सहायक के रूप में उसके साथ में एक्सपर्ट को भेज करके ऑनलाइन परीक्षा को सॉल्व कराया जाता था। पिछले दिनों बैंक पीओ की परीक्षा के दौरान इस तरीके की धांधली का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और उसने मौके पर पहुंच करके छापेमारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक वैगनआर कार, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। वहीं उनसे पूछताछ के आधार पर 8 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही साथ फरार चल रहे आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस गिरोह के निशाने पर ऐसे लोग रहते थे जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते थे, जिन्हें बहला फुसला करके पहले उनके विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाए जाते थे और बाद में उनके सहायक के तौर पर एक्सपर्ट को एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए भेजा जाता था। वीडियो जनता से खानखर शंतिवारी डिस्ट्रिक्ट कानपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी का दौर जारी है। दरअसल आपको बता दें कि थाना खाला पार्क के अंदर राणा हाउस के नाम से एक चर्चित हाउस है। अगर आप कहें कि पूर्व सांसद कादिर राणा, उनके भाई पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और उनके भतीजे शाहनवाज राणा, तीनों ने एक ही जगह मकान बनाए हुए हैं जिसका नाम उन्होंने राणा हाउस लिखा हुआ है। सुबह से ही ईडी की टीम उसके अंदर है और बाहर सीआरपीएफ का पहरा है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ये पुष्टि करना मुश्किल है कि ईडी की छापेमारी कादिर राणा, नूर सलीम राणा या फिर शाहनवाज राणा पर है। शाहनवाज राणा के एक संस्थान शाह टाइम्स के बाद भी सीआरपीएफ का पहरा है और ईडी की टीम उसके अंदर कागजों की छानबीन कर रही है। सुबह से ही इस कार्रवाई में ईडी की टीम लगी हुई है। देखने वाली बात यह है कि ईडी की टीम छापेमारी के बाद किसके नाम क्या कागजों के अंदर क्या निकलता है, इसकी पुष्टि तो ईडी की टीम ही कर पाएगी। लेकिन सुबह से जो ये छापेमारी है पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि ईडी की टीम को राणा हाउस से क्या मिला। मुजफ्फरनगर से न्यूज स्टेट के लिए अरविंद चौधरी। कानपुर में आरटीओ दफ्तर पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ एसडीएम और स्थानीय पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों गेट बंद करा दिए गए और आरटीओ दफ्तर का कोना कोना छाना गया। इस दौरान 22 दलालों को पुलिस ने पकड़ा, जबकि कई दलाल दीवार फांद करके भागने में सफल रहे। इस दौरान अवैध वेंडर भी भागने में कामयाब रहे। अवैध वेंडर जो गलत तरीके से वहां पर कागजात बेचने का काम कर रहे थे, वह भी वहां से फरार हो गए। चेकिंग के दौरान पाया गया कि एक क्लर्क के पास 15,000 रुपये कम बरामद हुए, जबकि एक क्लर्क के पास 1 लाख रुपए बरामद हुए, जिसका कि वह हिसाब किताब नहीं दे पाए। ऐसे में एसडीएम मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई एक ट्रक चालक की शिकायत के बाद की गई। दरअसल ट्रक चालक का 26,700 रुपये का चालान हुआ था, लेकिन उसे रसीद 21,700 रुपये की दी गई। 5,000 के गड़बड़झाले पर उसने एसडीएम से मिलकर के मामले की शिकायत की थी और आरटीओ कार्यालय में दलालों का बोलबाला होने की बात कही थी।
जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस की टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। इस दौरान आरटीओ दफ्तर में हड़कंप मचा रहा और दलाल भागने की कोशिश करते रहे। 22 दलाल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट खान खर, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। दीवाल खेता मानवती जो मोटर मार्ग है अक्सर सुयालकोट नामक स्थान पर मलबा और बोल्डर आ जाने की वजह से अवरुद्ध हो जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार मलबा हटाए जाने का काम किया जाता रहा है, लेकिन लगातार पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर की वजह से जेसीबी ऑपरेटर भी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है। हालांकि कार्यदायी संस्था को भी भारी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से लगातार वे लोक निर्माण विभाग और तमाम शासन प्रशासन से यहां पर स्थायी समाधान की मांग करते हुए वे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल यहां पर नहीं की गई है। अक्सर ग्रामीण को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर होना पड़ता है। 1 दर्जन से अधिक गाँव को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग है, जो अक्सर सुयालकोट के इस 200 मीटर पैच में पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ जाने से अवरुद्ध हो जाने पर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कई वर्षों से वे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं इस समाधान के लिए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि संबंधित विभाग और सरकार की नाकामी है कि आखिर इस स्थान पर अभी तक क्यों स्थायी समाधान नहीं हो पाया है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हो रहे हैं। क्या कोई बड़े हादसा होने का इंतजार संबंधित विभाग कर रहा है कि तब जाके कोई बड़ा हादसा होगा और तब जाके यहाँ पर स्थायी समाधान किया जाएगा? ग्रामीणों को जो संबंधित विभाग है उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से वे मांग कर रहे हैं सड़क मार्ग के स्थायी समाधान की। चमोली से न्यूज़ स्टेट के लिए संदीप। अल्मोड़ा में गेस्ट टीचर का बच्ची को पीटना भारी पड़ गया। 6वीं की छात्रा द्वारा होमवर्क नहीं किए जाने पर स्कूल के अध्यापिका ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। चोट के निशान शरीर पर नुमाया हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मामले की जांच बैठाई। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सोमवार को डीएम अंशुल सिंह ने स्कूल का दौरा किया, क्लासरूम में जाकर बच्चों से बातचीत की, टीचरों से बात की, साथ ही पीड़िता के घर वालों से भी उन्होंने भेंट की। डीएम अंशुल सिंह का कहना है स्कूल में अनुशासन ज़रूरी है, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई कतई सहन नहीं की जाएंगी। बता दें जिन अध्यापिका की सेवाएं समाप्ति की गई हैं वो साल 2020-21 से विद्यालय में जीव विज्ञान पढ़ा रही थी। उसमें हम लोगों के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि प्राथमिक तौर पे इसमें टीचर की गलती पाई गई, बट एक इंक्वायरी कमेटी बैठा रखी है जो बीओ सोला देवी के अंदर है और वो आज तक इसमें रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और इसमें तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करेंगे। बच्चे के पेरेंट्स से, उनकी बहन से भी हमारी मुलाकात हो गई, तो उन सबको हमने CBM जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो तो हम सब ने कर ही लिया है। एंड इसके साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर करा है कि जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं उन पे भी हम लोग काम कर सकें। न्यूज़ स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। हाथरस जिले में सुबह सुबह हुए एक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। कोतवाली चंदबा क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। इको कार व स्कूली बस में जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें इको कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। व इको कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया था। वह मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। 7 घायल रात में मजदूरी करके अपने गांव आरती में वापस जा रहे थे, तभी अल्लाहपुर के पास स्कूली बस व इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। मौके पर ही इको कार चालक की मौत हो गई व 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरव रोहित, न्यूज़ स्टेट, हाथरस।